एक बड़ी आधुनिक कहानी है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी विवेक जागृत होता है, वह यह बात महसूस करने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। खोजबीन करता है, अपने से पता लगाने की कोशिश करता है, किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है यूट्यूब पर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने ये सारे उपाय किए। खोजते खोजते कहीं से उसको पता मिला कि शायद इस आदमी के पास कुछ समझ है। उसके पास जाओ, हो सकता है कि कुछ समाधान, कोई रास्ता, कोई निदान मिल जाए। गया, पूछा उसने, सीधे नहीं पूछा कि आप बता दीजिए, जानते हो, घुमा करके कि क्या आप ऐसे किसी ज्ञानी व्यक्ति को जानते हैं जो मुझे कैसे ठीक से जिया जाता है उसका रास्ता बता दे। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बहुत सरल है। जब तुम अपने पैर पर खड़े रहो, आंखों से देखते रहो, कानों से सुनते रहो, अपनी नाक से सांस लेते रहो और अपने मुंह से बोलते रहो, जिस जगह पर जहां पर यह सब कुछ हो रहा हो, तो जो तुम्हारे सामने पड़े वही तुम्हारा गुरु है। उस व्यक्ति ने माथा पीट लिया, कहा कि यह तो कोई पागल आदमी है। लौट आया, वापस उस व्यक्ति से पूछा जाकर के जिसने कहा था कि शायद उसके पास तुम्हें कुछ रास्ता मिल जाए। उससे अपनी बात कही कि ऐसा ऐसा वहां हुआ। वह ठठा करके हंसा और अपने रास्ते चला गया और यह व्यक्ति वापस अपने रास्ते चला गया। अब आप देखें, इंसान की जो गुत्थी है, पूरी गाथा और पूरी समस्या सारी की सारी इसी में निहित है। पहले का समय था जब आदमी के पास बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, सब तरीके की वो समस्याएं झेलता था। बच्चों को जंगली जानवर उठा ले जाते थे और आदमी न तो उसके पास सींग है, न पंजे हैं, न नाखून है, न जानवरों जैसी ताकत है। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कोई शिकारी स्ट्रक्चर नहीं है। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सरवाइव रखने के लिए उसने एक वैकल्पिक चीज को विकसित करना शुरू किया। ऑर्गेनिकली, प्राकृतिक रूप से एक वैकल्पिक विधा विकसित होने लगी जिसका नाम है बुद्धि। तो उसके पास दांत नहीं थे, लेकिन उसने पत्थर को तोड़ करके नुकीले हथियार बना लिए। वह खुद इतना तेज नहीं दौड़ सकता था जितने घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन घोड़ों पर काबू करके सवारी करना उसने सीख लिया। उसके पंजे इतने मजबूत नहीं थे कि वह चीर फाड़ कर सके, लेकिन उसने छुरे ऐसे तैयार कर लिए, तीर कमान ऐसी विकसित कर ली जिससे कि दूर से ही वह किसी भी जीव जंतु को चीर दे। अब यह जो वैकल्पिक एजेंसी विकसित होनी शुरू हुई, इसने बहुत सहयोग कर दिया और यह निरंतर विकसित होती चली। तो जितना सर्वाइवल का क्षेत्र था, आहार मतलब भोजन, आश्रय, सर्दी गर्मी से बचाव, सुरक्षा, सानिध्य, वह सब कुछ विकसित होता चला गया। लेकिन इस वैकल्पिक एजेंसी के साथ साथ एक चीज थी
जो निरंतर नीचे गिरती चली गई। इधर जैसे जैसे विकास हुआ सहयोगी संस्था का, जीवन में सहयोग देने वाली चीजों का, वैसे वैसे ही इस सहयोगी एजेंसी पर निर्भरता के कारण कुछ ऐसा था जो कि निरंतर पतित होता चला गया। वह उस समय से भी गिरना शुरू हो गया जिस समय व्यक्ति असहाय था, जिस समय उसके पास बुद्धि इतनी तेज नहीं थी कि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। वह है जीवन, जीना, वह है संबंधित होना। जीना और संबंधित होना, मात्र जीना, मात्र संबंधित होना, वह तो कदाचित हमसे ज्यादा बेहतर पशु पंछियों का मालूम पड़ता है। वे इतने तनावग्रस्त नहीं मालूम पड़ते, इतना उनके भीतर द्वंद नहीं है, इतना उनके भीतर संताप नहीं है, वे सतत शोक में नहीं है। कोई भी जीव जंतु आत्महत्या नहीं करता, कोई भी जीव जंतु ऐसे भीषण रक्तपात नहीं करता। भूख लगती है, ऐसे शिकार करके खा पी लिया, वो अलग बात है। लेकिन जो युद्ध है, वार, और ये वार कोई ऐसे मिनट 2 मिनट के लिए नहीं है कि बाघ ने शिकार किया, 1-2 मिनट में अपना मामला खत्म हो गया। महीनों चलते हैं, वर्षों चलते हैं। अपने टेरिटरी में वो मैथुन के लिए, आहार के लिए शेर एक फील्ड बनाता है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होती कि कोई दूसरा जंतु उसमें प्रवेश न कर सके। वो केवल दूसरा शेर न प्रवेश कर सके, इसके लिए एक प्रोटेक्शन करता है ताकि उसके लिए शिकार की पूरी सुविधा हो। लेकिन हमने जो टेरिटोरी बनाई उसमें सब कुछ को प्रतिबंध हो जाता है, उसमें पानी भी रोक दिया जाता है, जमीन भी काट दी जाती है, सीमाएं हम बना लेते हैं और वहां पर हम सेनाएं खड़ी कर लेते हैं। यानी जीवन का जो धरातल है और संबंध का धरातल है, एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ, इंसान का पशु के साथ, पंछियों के साथ, उसका पतन हुआ है बिकॉज ऑफ यह जो वैकल्पिक एजेंसी हमने विकसित की। हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक बिना दुख के, बिना द्वंद के, आप एक पंछी को देखेंगे कि उसका पेट भरा हुआ है तो नंगे तार पे बैठ करके वह चहक लेता है, वह गा लेता है, वो शायद उगते सूरज को निहारता भी हो, वह जाकर के खेल भी लेता है। लेकिन निर्द्वंद होकर के इंसान बस जिए, ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये अपेक्षाकृत बुद्धि के विकास के साथ साथ जीवन तल का पतन है। तो समय के साथ साथ जो पहले की बुद्धि थी, पहले का मन था, वह निरंतर विकसित होते हुए आज का इंसान का मन है। अब आते हैं मौलिक विषय पर कि आधुनिक मन और उस आधुनिक मन के लिए कैसे वह उस जीवन पर सरके जो कि मन से निर्मित नहीं है, जो यथार्थ है। समस्या क्या पैदा होती है कि हम जिस भी चीज को सुनते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। बुद्धि इसी तरीके से करती है काम, जो सुना, प्रोसेस किया, उसे, उस पर एक निष्कर्ष निकाला, उसकी एक धारणा बनाई, उसका एक ख्याल बनाया और उसको फिर फॉलो करते हैं। कोई चीज जो उपस्थित ही है उसको परसीव करने में माइंड असक्षम है, क्योंकि यह किसी न किसी चीज को किसी न किसी रूप में बिना धारणा बनाए वह परसीव नहीं कर सकता। अब जैसे एक कहानी कहती है कि उस व्यक्ति ने कहा कि जहां पर तुम्हें अपने पैर पर खड़ा होना हो, अपनी आंख से देखना हो, अपने कानों से सुनना हो, अपनी नाक से श्वास लेनी हो और अपनी जुबान से बोलना घट रहा हो, तो जो सामने खड़ा हो वही गुरु, वही तुम्हें रास्ता बता देगा। अब यह बात माइंड जो है वह जब प्रोसेस करने चलेगा तो वो एक धारणा बनाएगा, एक ख्याल बनाएगा, और जो भी उस धारणा के निष्कर्ष में आएगा वो कहेगा ये कैसी बात है, इसमें तो कुछ करने के लिए ही नहीं है, अपने पैर पर तो पहले से खड़े हैं,
अपने कान से तो पहले से सुन रहे हैं, अपने मुंह से तो पहले से बोलते हैं, अपनी नाक से तो पहले से सांस लेते हैं, अपनी आंख से तो पहले से देख रहे हैं। अगर कोई समाधान जैसी स्थिति होती तो ये तो हम पहले से कर रहे हैं, फिर तो हमें जीवन में दुख ही नहीं होता। उसने इतनी सरल साधारण सी चीज को, क्योंकि इसका कोई बहुत मजबूत अचीव करने वाला, बड़ा दुर्धर्ष सा, बड़ा कोशिश करने वाला रास्ता नहीं बनता है, क्योंकि ये तो उपलब्धि है, इसलिए वो इस चीज को बिल्कुल खारिज कर देता है। हाँ, कोई यज्ञ करना हो, यानी कुछ कुंडलनी जगानी हो, मूलाधार से सहस्त्रार तक सपने देखने हो, कुछ सिर के बल लटकना हो, कुछ जाकर के विपස්සना करनी हो, सक्रिय ध्यान करना हो, अद्वैत वेदांत की कक्षाएं बार बार, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, बार बार उनके भाष्य सुनना या सुनाना हो, तो पूरा जीवन निरंतर जाप करना हो, तप करना हो, यज्ञ करना हो, तीर्थाटन करना हो, तो उसमें बहुत कुशल है कि कुछ करने को मिलेगा। इतने तीर्थ कर लिए, इतनी माला जप ली, इतने बार विपස්සना के इतने कैंप जाकर के कर लिए, तो उसमें बहुत अपने को वह पाता है कि हाँ, कुछ करने के लिए। अब जो चीज उपलब्ध है उस चीज को देखने के लिए बिल्कुल भी अंधा है, क्योंकि जो चीज पहले से उपलब्ध है उसमें किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, और माइंड मीन्स प्रोसेस। जैसे हम आप यहां चर्चा कर रहे हैं, हम आप यहां साथ में बैठे हैं, अगर यह व्यक्ति कहता है कि जो कहा जा रहा है, क्या उसको उस तल से सुना जा सकता है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ ध्वनि है, आवाज है। अब आप अगर माइंड से सुनते हैं तब आप सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, कुछ कुल मामला कैसा है, पहले हम तथ्य को समझते हैं, इसके बाद उसके निदान की तरफ सरक रहे हैं। तथ्य क्या है कि हम, यह मैं, हम आप, ये सिर्फ प्रोसेस के जरिए ही समझ सकते हैं। हम आप माइंड हैं, हम आप मैं हैं, और यह माइंड और मैं एक प्रोसेस की ही भाषा में बना हुआ है। तो जो चीज प्रोसेस की भाषा में बनी हुई है, बचपन से हमको एक प्रोसेस दी गई है, हमको एक धारणा दी गई है कि तुम एक अच्छे लड़के हो या तुम एक बुरे लड़के हो। तुम इतना अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हारे लिए ताली बजाई जाएगी, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें बुरा लड़का कहा जाएगा। अब इन सारी चीजों की काउंसलिंग से, इन सारे चीजों के सुझाव से एक घटना निर्मित हुई है जिसका नाम है मैं। एक जीवन जैसी दिखाई पड़ती एक घटना निर्मित हुई है जिसका नाम है चित्त, जो कि जीवन नहीं है पर जीवन जैसा है, कॉपीड है, एकदम वैसी का वैसा हूबहू हमारे अंदर प्रोग्राम किया गया है। तो हम आप जो सोचते हैं वो जीवन जैसा है, वो जीवन नहीं है, पर हमको वो जीवन जैसा दिखाई पड़ता है। तो जब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कहा जा रहा है, क्या उसमें आवाज जो सुनाई पड़ रही है, इस व्यक्ति की एक आवाज है जो कि उस पंछी की आवाज से भिन्न है, जो किसी भी दूसरे व्यक्ति की आवाज से थोड़ी सी भिन्न है। अब क्या इस आवाज को, जहां से आवाज सुनी जा रही है, उस तल से सुना जा सकता है? अब अगर आप इसको सुनने की कोशिश करते हो, आप चूक जाओ, क्योंकि आपने एक कंक्लूजन निकाला कि वहां से मुझे सुनना है जहां से आवाज आती है, जहां से सिर्फ आवाज सुनाई देती है, जहां से अभी भाषा प्रोसेस्ड नहीं होती है, जहां से भाषा के मीनिंग, जैसे ये व्यक्ति हिंदी भाषा में बोल रहा है तो आपके अंदर हिंदी भाषा की प्रोग्रामिंग प्रोसेस होती है जो कि इंस्टॉल्ड है, और इसके बाद उसका एक अर्थ आता है जो कि आपके अंदर इंस्टॉल्ड है कि इस शब्द का ये अर्थ है, और फिर आपके अंदर आपकी अपनी बनावट के अनुसार, अपने संस्कारों और अनुभवों और ज्ञान के आधार एक प्रतिक्रिया पैदा होती है। तो ये सारी चीजें, भाषा, उसका अर्थ, और उस अर्थ के आधार पर आपके अंदर जितनी भी चीज कही जा रही है उसकी प्रतिक्रिया, ये प्रोसेस होती है। लेकिन पहली जो घटना है वह है ध्वनि, वह है आवाज। अब यह जो आवाज की घटना है,
यह नैसर्गिक है, यह प्राकृतिक है, यह मैन मेड नहीं है और यह जीवन है। अब यह व्यक्ति अगर कहता है कि क्या वह घटना जो भीतर आवाज के रूप में घटित हो रही है, उस घटना के तल पर हम जी सकते हैं, उस घटना के तल पर जीवन को अवसर दिया जाता है। अब उस घटना के तल पर जीवन को अवसर देने के लिए आप कोई भी टास्क निर्मित करते हैं कि मैं इस चीज को अचीव करूंगा, इस चीज को हासिल करने की कोशिश करूंगा, तो आप प्रोसेस कर रहे हैं। जो घटना अभी और यही घट रही है, उस घटना की प्रतिभिज्ञा पर आप प्रोसेस करके एक ऑब्जेक्ट डाल करके उस घटना को ढप रहे हैं। अगर आप प्रोसेस कर भी लेते हैं, आप अचीव कर भी लेते हैं बिना शब्दों के सुनना, तो बिना शब्दों के सुनना वह सूक्ष्म रूप से, अचेतन रूप से वह एक अचीवमेंट है माइंड का ही। बहुत झीना सा पर्दा होगा, लेकिन वो माइंड का अचीवमेंट है। तो आधुनिक मन, जो आज का मन है, वो इतना द्रुत हो गया है, इतना स्विफ्ट और स्मार्ट हो गया है, कोई वह कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हो उसको वो प्रोसेस कर लेता है। तो इसलिए चाहे वो वेदांत की शिक्षाएं हों, चाहे वो बुद्ध की शिक्षाएं हों, या वो अधुनाधुन जो लोग हुए हैं, अधुनाधुन जो शिक्षक हुए हैं, कृष्णमूर्ति या महर्षि रमन, ऐसे जितने भी लोग हैं, उनकी कितनी भी पावन शिक्षा हो उसको प्रोसेस करने लगता है। जबकि प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा सुना जाना है। अगर उनको सीधे सुनाई देने में हम असक्षम हो गए, तो माइंड प्रोसेस करके रमन महर्षि की शिक्षा की एक अवधारणा निर्मित कर लेगा, कृष्णमूर्ति की शिक्षा की एक अवधारणा निर्मित कर लेगा, वेदांत की शिक्षा की एक अवधारणा निर्मित कर लेगा, बुद्ध और कबीर की शिक्षा की अवधारणा निर्मित कर लेगा, और उस अवधारणा के माध्यम से हो सकता है कि उस अवधारणा के बिल्कुल अनुकूल ही वो अपने जीवन में अप्लाईमेंट कर ले, लेकिन वह अप्लाईमेंट भी कॉपीड होगा। पता नहीं मैं अपनी बात कह पा रहा हूं या नहीं। वो बिल्कुल कॉपीड होगा, वो एक क्लोन होगा, वो वास्तविकता नहीं है। तो आधुनिक मन कितनी भी सटीक तरीके से बात कही जाए, उसको कॉपी करने में बहुत स्मार्ट है, बहुत स्विफ्ट है। तुरंत वो उस चीज की धारणा बनाता है और कॉपी कर लेता है। पिछली सदी में दो व्यक्ति हुए, एक जॉर्ज गुरजियफ और दूसरा जे कृष्णमूर्ति, जिनके संदर्भ में उनकी शिक्षाओं के माध्यम से ऐसी झलक आती है कि वे लोग जो सम्यक है, जो माइंड मेड नहीं है, उसकी तरफ जी रहे थे, उसमें वे उपस्थित थे। अपने जीवन में उन्होंने उस नैसर्गिक मूल घटना को उतार दिया था, खुद सरक गए थे। उसमें से जॉर्ज गुरजियफ का एक मित्र था, एक उसको डिसाइपल की भी तरह भी आप कह सकते हैं, पीडी आंस्पेंसकी। तो जॉर्ज गुरजियफ जब उसको इशारा करता था, बताने की कोशिश करता था कि देखो यह चीज ऐसी है, तो कभी कभी वो खगोल विद्या को भी बहुत स्मार्टली बता देता था, क्योंकि एक माइंड जो उस तल तक सजग है जहां पर नैसर्गिकता है, तो बनावटी चीज को जो ऊपर से आरोपित है उसको बहुत साफ साफ देख लेता है। तो जो विज्ञान देखता है, हो सकता है कि अगर उसमें कोई व्यक्ति जो जागा हुआ है उसमें तनिक भी कोशिश करे तो बहुत अच्छी तरह देख सकता है। पीडी आंस्पेंसकी बहुत बड़ा गणितज्ञ था, बहुत जाने माने कुछ गिने चुने गणितज्ञों में पिछली सदी के वह भी एक था। तो वह कभी कभी पूरे ब्रह्मांड की संरचना को अपनी छड़ी से जमीन पर बनाने की कोशिश करता था। गुरजियफ दिखा देता था कि यह चीज ऐसे है, यह ऐसे घूमती है, यह यहां से न काम करती है, यह वहां से इसका दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और तुरंत पीडी आंस्पेंसकी जो प्रोसेस्ड माइंड का व्यक्ति था, जो बहुत तीक्ष्ण वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति था, वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता था। यानी प्रोसेस करने में वह बहुत स्नात था, पर उसके अंदर यह भी बात थी कि जो प्रोसेस की जा रही है चीज, उससे पार भी कुछ है, इसलिए वो जॉर्ज गुरजियफ के पास था। यानी इसका मतलब कि वह वैज्ञानिक होने के साथ साथ बुद्धि के क्षेत्र में वह मेधावी होने के साथ साथ वह प्रज्ञावान भी था, अन्यथा गुरजियफ के पास टिकना मुश्किल था। तो बहुत उत्सुक हो जाता था
क्योंकि उसको अब कुछ चीज मिल रही थी जिसमें वो प्रोसेस करके वो जो जो बुद्धि के पार है उस तक जा सकता था, उसको ऐसा उम्मीद होती थी। तो बहुत तेजी से उत्सुक होता था, समझने लगता था, और जैसे ही ये समझने लगता था तैसे ही गुरुजी वो सब मिटा देता था, उस पर धूल फेंक देता था। ऐसा अक्सर हुआ, क्योंकि आप कोई भी चीज जो प्रोसेस करके सुन रहे हो, समझ रहे हो, वह चीज वह नहीं है जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है। कृष्ण जी की शिक्षा में अक्सर बार बार उनके संवादों में यह बात आती है, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा में, कि लोग उनसे पूछते हैं हाउ, कैसे। वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तो लोग पूछते हैं कि हाउ, कैसे। अगर आप कैसे में जाएंगे तो माइंड को प्रोसेस करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, विदाउट प्रोसेस ऑफ माइंड ही परसीव करना संभव है। वो कहते थे कि यू आर द वर्ड एंड वर्ड इज इन यू। वे कहते थे इज इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर। तो लोग कहते थे कि ठीक है, आप यह बात कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य एक है, लेकिन यह कैसे समझें। जैसे ही आप यह इस चक्र में आते हैं, इस सीढ़ी पे उतर करके आते हैं कि कैसे समझें, तो वो बात दृष्टा और दृश्य की नहीं है। तब आप जो भी समझेंगे, चूंकि वो समझने वाला है प्रोसेस में, उसमें कोई समझने चला है और किसी चीज को समझा जा रहा है, उसमें विभाजन हो गया। तो जो भी चीज आप निष्कर्ष पर लेकर के आएंगे, दृष्टा और दृश्य पर मंथन करके, चिंतन करके, मनन करके, शोध करके, वह चीज वह नहीं होगी जिसकी तरफ दृष्टा और दृश्य एक है का इशारा किया गया है। अर्थात कि क्या ऐसा संभव है कि बिना माइंड, बिना इस चित्त का इस्तेमाल किए जो जीवन की स्थूल घटनाएं हैं, शारीरिक तल पर घट रही घटनाएं हैं, उसको अवसर दिया जा सके। फिर यहां बात आती है, बड़ी महत्वपूर्ण एक बात आती है कि अनलर्निंग, लर्निंग नहीं हमें करनी है। आधुनिक मन लर्निंग में बहुत निष्णात है, वह लर्निंग की भी क्लोनिंग कर सकता है। वह जो कहा जा रहा है हूबहू एग्जैक्टली उसको प्लान कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। तभी तो सब तरीके के ऑर्गेनाइज्ड चीजें पैदा हुई, तभी तो संगठित धर्म पैदा हुआ। धर्म कभी भी संगठित नहीं किया जा सकता। पर देखिए ना, धरती पर हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, और न जाने कितने छोटे बड़े धर्म है। आप संगठित कर सकते हैं, साइकिल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि पहिया कहां होगा, हैंडल कहां होगा, उसको संगठित कर सकते हैं, क्योंकि वो पदार्थ है। आप उस चीज को संगठित नहीं कर सकते हैं जिसका नाम जीवन है, क्योंकि जीवन असीम है, वो असीम से जुड़ा हुआ है। जीवन अकाल है, वो समय से परे। तो उसको ये सीमित बुद्धि जो समय से निर्मित हुई है, जो एक छोटी प्रक्रिया है, वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। उसने जितनी भी कोशिश की है, उसके आधार पर उसने विनाश ही निर्मित किया है। दुनिया में जो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए हैं, वो धर्म के नाम पर लड़े गए हैं, दूसरा राष्ट्र के नाम पर लड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज करना। तो जब हम आधुनिक मन की बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे और भी बिंदु हैं, लेकिन एक मौलिक बिंदु हम ये समझे कि वो हर चीज को प्रोसेस कर देता है। हर चीज पर एक सुना, आपने बुद्धि का उपयोग किया, आपकी बुद्धि का उपयोग हुआ, उस बुद्धि के आधार पर जितनी भी आपके पास सूचनाएं हैं, ज्ञान और आंकड़े, उसके आधार पर आपने उस जो सुना गया है उसका एक निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला। उस निचोड़ को फिर आपने एक धारणा के रूप में अप्लाई किया कि अच्छा ये बात यह है। आपने निर्वाण का भी एक निचोड़ निकाल लिया है, हमने आपने मोक्ष का भी एक निचोड़ निकाल लिया है, हमने आप कृष्णमूर्ति, बुद्ध, इन सब की शिक्षाओं का भी एक निचोड़ निकाल लिया है, और उसको इसके बाद उन सारी चीजों को आपने प्रक्षेपित कर दिया। आपने कार्ल मार्क्स, आपने जुंग, इन सब की शिक्षाओं का एक निचोड़ निकाल लिया है, या जो उसके आधार पर आगे विकसित होते हुए लोग रहे हैं, जिन्होंने उसी आधार पर आगे
और शोध किए हैं, उन सब की बातों का एक निचोड़ निकाल लिया, निचोड़ निकाल करके उसकी धारणा बनाई, और धारणा बना करके उसको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके बाद सब दुख समाप्त हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स की धारणा का हमने खूब सारा अनुगमन किया, पर कहीं नहीं पहुंचे। जहां कार्ल मार्क्स पैदा हुआ था, जहां पर उसने सारे चर्च गिरा दिए, जार को ध्वस्त कर दिया, वहां पर युद्ध हो रहा है, और युद्ध सालों से चल रहा है। वही लोग जो कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे, एक दूसरे पर बम गिरा रहे हैं, एक दूसरे की छाती में छुरा भोंक रहे हैं। तो माइंड जिस भी चीज को प्रोसेस करेगा, उस चीज से कभी भी जीवन में सम्यक जीवन नहीं घटित हो सकता है, क्योंकि माइंड हमेशा जो भी चीज करेगा उसमें विभाजन कर देगा, तोड़ कर देगा, और जो भी चीज टूटेगी वो लड़ेगी। जहां भी खंड होगा वहां पर आपस में टक्कर होगी। ये नियम है, ये धम्म है। तो क्या ऐसा संभव है कि आधुनिक मन की इतनी स्मार्ट और स्विफ्ट व्यवस्था देखते हुए, क्या ऐसा संभव है कि हम लर्निंग प्रोसेस को अनलर्निंग में देखना शुरू करें, बिना अनलर्निंग का एक कॉन्सेप्ट विकसित किए? अनलर्निंग का भी एक कॉन्सेप्ट हम आप विकसित कर सकते हैं। ये सतत रूप से प्रोसेस कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आगे उसको बना रहा है, उसकी धारणा अचीव करने के लिए। अब लर्निंग थी, अब अनलर्निंग शुरू हो। अनलर्निंग का मतलब है बात सुनी गई, हम आप संवाद के लिए एक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैर उस जगह पर हैं जहां पर असल में अभी जीवन घट रहा है। अब जो जीवन असल में अभी घट रहा है, उसके लिए हम किसी भी धारणा को स्वीकार न करें। यानी हम एक धारणा बनाने की प्रक्रिया है, हम धारणा बना करके अपने को वह जो नैसर्गिक रूप से घट रहा है, प्राकृतिक रूप से घट रहा है, उस पर आरोपित न करें। जैसे सुनाई पड़ना अपने से घट रहा है, तो बस इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि जो सुनाई पड़ने की घटना है, उस पर जितनी भी चीजें लर्निंग की प्रोसेस की तौर पर वहां पर घट रही हैं, उनको छीला जा सके, उनको सरकाया जा सके। दिखाई पड़ने की प्रोसेस में उन सारी चीजों को जो हमने सीखा हुआ है, जो कि सीख करके हम आरोपित करते हैं, उनको सरकाया जा सके। होने में, उपस्थिति में जितनी भी चीजें सीख करके, धारणा बना करके बुद्धि से आरोपित की गई हैं, उन सारी चीजों को पोंछा जा सके। यह एक कौशल है, और शायद आज के युग में, आज के समय में इंसान के लिए बड़े से बड़ा कौशल है। उसके लिए जो श्रेष्ठतम प्रज्ञा हो सकती है, वो इस कौशल के संवर्धन की हो सकती है, इस कीमिया के अपने जीवन में उतार लाने की हो सकती है। अर्थात जब हम आप कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे हमारे अंदर अनलर्निंग की प्रोसेस जगह ले सकती है? यानी जब आप सुन रहे हैं, तो वह जो पंखे की आवाज है, सिर्फ आवाज, बिना पंखा, बिना आवाज कहे उस घटना को कि यह पंखे की आवाज है, क्या उसको सुनाई पड़ते रहने दे सकते हैं? बड़ी मजे की बात है। अब यहां पर अगर एक पशु है, उसको भी सुनाई पड़ता है, लेकिन वह प्रोसेस नहीं करता माइंड से कि ये पंखे की आवाज आ रही है। एक पंछी को भी सुनाई पड़ता है, जो अभी कोयल बोल रही है, उसकी आवाज एक दूसरे पंछी को भी सुनाई पड़ती है, पर दूसरा पंछी ये कोयल की आवाज है ऐसा प्रोसेस नहीं करता। हम प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम वापस पशु पंछियों के जीवन की ओर लौट रहे हैं, हम कुछ और बात कर रहे हैं। इसको भी जरा प्लीज साथ में हम लोग चलते हुए समझें। पंछी दूसरे पंछी की आवाज या किसी और घटना की आवाज को बिना नाम दिए सुनता है, पर उसको उस बात का होश नहीं रहता। लेकिन हम अगर इस बात को समझते हैं कि जो घटना घट रही है, जिसका नाम हम पंछी की आवाज दिए हैं,
उसके प्रति सजग होकर के अगर हम उसको पंछी की आवाज का नाम नहीं देते हैं तो वो घटना अप्रमाद नाम की एक स्थिति को अवसर देती है, जो हमारी बेहतर संभावना है, जो हमारी श्रेयस्कर संभावना है मनुष्य की। अर्थात कि वंचना हुई है, मतलब जो अभी का जीवन है वो पशुवत जीवन से भी नीचे गया है। जीवन के धरातल पर पशु आनंदित होकर के बड़े मजे से जीता है, उसकी शौक नहीं होता। लेकिन हम अगर ऐसा कर सकें कि उसमें जितनी भी चीजें बुद्धि के आधार पर आरोपित की जाती हैं, जो प्रोसेस की जाती हैं, उसका एक सम्यक अवलोकन का मतलब उसके हस्तक्षेप की सीमा देखते हुए उसको वहीं रोक सके, और रोक करके वह जो नैसर्गिक रूप से घट रहा है, जो ऑर्गेनिक रूप से सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना, होना, श्वास का चलना, आवाज का निकलना, जो घट रहा है, अपने आप जो घट रहा है, उसको यदि वैसे का वैसा जैसा वह घट रहा है उस तरफ भी दिखाई पड़ने की प्रक्रिया को हम अवसर दे सके, तो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत चीज जगह लेने लगेगी, जिसका नाम है अप्रमाद, जो कि जहां से हम शुरू हुए थे, जहां पर सिर्फ आहार निद्रा मैथुन का जीवन था, जो पशुवत जीवन था, उससे अनंत गुना श्रेयस्कर दिशा में, यानी वह समय का जीवन था और हम समय के पार की जो जीवन की घटना है उसमें उतरना शुरू हो जाएंगे। क्या मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? कुछ साफ हुआ? तो क्या ऐसा संभव है कि ये जो आधुनिक मन इतना स्विफ्ट है, इतना स्मार्ट है, इतना सजग और सतर्क है, यह मन बिना प्रोसेस किए जो जीवन में घट रहा है, घटा ही हुआ है, उस घटना के प्रति जागरूकता को अवसर देना शुरू कर सके। जैसे जैसे वह जो घटना पहले से घट रही है उसके प्रति जागरूकता को अवसर देना शुरू करेगा, वैसे वैसे उसकी जो निष्ठा है इस आभासी एजेंसी में, इस प्रोसेसिंग वाली एजेंसी में, उससे क्षीण होने लगे। जैसे हमारी एक छोटा उदाहरण है, हमारी निष्ठा है कि जो संबंध हम बनाएंगे वह संबंध हमारे लिए उपयोगी होगा, हम किसी से जुड़ेंगे, मित्रता को बनाए रखेंगे तो ही हम संबंधित होंगे। विभिन्न तरह की संस्थाओं के माध्यम से जो संबंध हम जोड़ेंगे वही संबंध हमको हमारे वक्त पर काम आएंगे। ये माइंड की प्रोसेसिंग से आई हुई संबंध की व्याख्या है। अब एक ऐसा संबंध हमारे जीवन में उद्घाटित होने लगा जो संबंध अपने आप रचा हुआ है। जैसे आसमान से हमारा संबंध अपने आप रचा हुआ है, वो हम नहीं जोड़ते हैं। आसमान जुड़ा हुआ है, सूरज जुड़ा हुआ है, हवाएं जुड़ी हुई हैं हमसे, वह अपने आप, जिस पर हमारी बेहोशी है, वो अपने आप पता चलना शुरू हुआ। तो वह जो निष्ठा है कि संबंध जो हम बनाते हैं वही एक संबंध है, वह बात अपने आप धुलने लगी, साफ होने लगी कि नहीं, संबंध ऐसा है जो अनबना है। और वह संबंध जब बिल्कुल साफ हो जाएगी बात, तो पता चलेगा कि पंछी से, पशु से, इंसान से, धरती से, आकाश से, सबसे संबंध अटूट रूप से विद्यमान है। अर्थात वह जो अलग थलग होकर के एक अकेले व्यक्ति की हमारे अंदर मान्यता है वह जड़ मूल से समाप्त हो सकती है। फिर उसी तरीके से जीवन पर भी, कि जीवन जो हम समझते हैं कि जो हम अपने जीवन को पुश करेंगे या पुल करेंगे, जीवन को कहीं पहुंचाएंगे या कहीं लेके जाएंगे, वही जीवन की गति है। आपको कुछ करना है, कहीं पहुंचना है। वहां पर जब धीरे धीरे हम थोड़ा भौतिक रूप से शरीर के माध्यम से कि देखें कि सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना, ये अपने से घट रहा है, तो और गहरे आप उतरना शुरू हो जाएंगे, जिसमें
सूक्ष्म रूप से भी जीवन का पता चलना शुरू हो जाएगा कि जीवन अपने आप प्रवाहित है, अपने आप बह रहा है, बिना हमारे धक्का दिए और बिना हमारे खींचे। तो जैसे जैसे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर तलों पर जो कि है, वहां पर हमारी दृष्टि पसरती चली जाएगी, वैसे वैसे इधर चित्त के आधार पर जो संबंध और जीवन का हमारे अंदर आग्रह है वह भस्मीभूत होता चला जाएगा। वहां निष्ठा समाप्त होती चली जाएगी, वहां रुख मूल रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। और वहीं से इस आधुनिक मन जिसमें संभावना लगभग समाप्त हो गई है, हम कुछ मित्र एक ऐसी जीवन धारा का स्रोत खोल सकते हैं जिसमें शोक नहीं है,